हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज बियॉन्ड अर्थ एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 4 में हम कर देंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी, है ना। ऑडियो एंड वीडियो आई थिंक प्रॉपर है, राइट एंड बाकी तो आप मुझे बता ही दोगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना ये आज का लेक्चर एंड आज हमें शुरू करना है एक्टिविटी 12.4 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। ओके, नाउ for most of the year Venus can be located either at dawn or at dusk। तो हमने ये लास्ट टाइम भी ये चीजें पढ़ी थी। जो वीनस होता है ना, जो वीनस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या तो डॉन या फिर डस्क में प्रेजेंट होता है। वेयर यू आर व्यूइंग एट द डॉन लुक फॉर इट नियर द ईस्टर्न डायरेक्शंस फ्रॉम बिफोर सनराइज। अगर ये वीनस डॉन में प्रेजेंट है तो हम इसको बिफोर सनराइज आसानी से देख सकते हैं फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन। हमें पता है ना कि वीनस को हम देख सकते हैं। वीनस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है जिनको हम अपने अर्थ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। When you are viewing at dusk, look for it near the western directions after sunset। और अगर डस्क पे है तो हम वेस्टर्न डायरेक्शन से वीनस को देख सकते हैं, लेकिन सनसेट के बाद। क्लियर? While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of bionuclear or an instrument called telescope। तो हमारे आसमान में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, है ना, जो हमें चमकते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? इनको हम बाइन्यूक्लियर और टेलीस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, हाउ कैन वी सी द प्लैनेट विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। तो जो प्लैनेट हमें हमारी नेकेड आइज से, हमारी नॉर्मल आइज से नहीं दिख सकता, उसको हम बाइन्यूक्लियर या फिर हम उसको टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके का आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा। A telescope also help us view many dim objects not visible by our naked eyes directly। तो हमें पता है कि हमारे स्काईज में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी लाइट नहीं होती, जो बहुत ज्यादा डिम होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हम उन दोनों चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ओके, यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप व्हेनेवर अ नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन योर रीजन। तो जब भी इस तरीके का, ठीक है, जब भी इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है ना, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम टेलीस्कोप से ये सारी की सारी चीजें जो भी हमारे आसमान में है हम उसको देख सकते हैं। एंड अगर कभी आपको मौका मिले, है ना, तो आप इस चीज को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सुंदर दिखाई देती हैं ये यहां से। तो Many higher education institutes conducted night sky watching activities for school students, and there are many amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events periodically। तो if you want you can join that organization ताकि आपको ये चीजें देखने का मौका मिले, है ना, एंड आपको नई नई चीजें जानने का भी मौका मिले, ठीक है। That things is very fascinating, ठीक है। म्यूजियम एंड प्लानिटेरियम्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट्स। तो जो म्यूजियम्स होते हैं, जो प्लानिटेरियम्स होते हैं, वो भी इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। देखो कह रहे कि सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है। क्या अर्थ के चारों तरफ भी कोई चक्कर लगाता है? तो आंसर है हाँ, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? मून चक्कर लगाता है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। सो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बट उसमें अगर हम नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करें, सो दैट इज द मून। So objects that move around a planet are commonly called satellite।
जो अर्थ के या फिर किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ इर्द गिर्द उसके घूमते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स, ठीक है। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट। हर एक प्लैनेट पे अपना खुद का मून होता है। किसी किसी प्लैनेट पे एक मून है, किसी किसी प्लैनेट पे एक से ज्यादा मून है, एंड शायद किसी प्लैनेट पे मून नहीं भी है ना। The Earth has one moon while the Mars has two moon। देख रहे हो, अर्थ के पास हमारा एक ही चंदा मामा है ना, लेकिन मार्स के पास दो मून हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। किसी किसी के पास 12, किसी के पास आई थिंक 20 भी मून्स प्रेजेंट होते हैं। इतने सारे मून्स है उनके पास, यानी कि इतने सारे उनके पास नेचुरल सैटेलाइट है। In general, any object that move around a much larger object can also called be a satellite। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक बड़े से ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सैटेलाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी कंसिडर एज अ सैटेलाइट ऑफ द सन। हाँ, हमारा अर्थ भी एक सैटेलाइट है। किसके कंपैरिजन में? सन के कंपैरिजन में। एंड मून भी एक सैटेलाइट है अर्थ के कंपैरिजन में। क्लियर? नाउ द मून, अब हम यहाँ पे मून के बारे में बात करेंगे। आपने सुना है ना, जब किसी की तारीफ करनी होती है ना, तो लोग क्या कहते हैं कि चांद जितना खूबसूरत है कोई, है ना, चांद जितना खूबसूरत है। तो चांद की खूबसूरती के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून टेक अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून को पूरा एक चक्कर काटने में अर्थ के कितना समय लगता है? 27 days लगता है। ठीक है, तो हमारा अगर फुल मून होगा तो फुल मून वापस से हमें कितने समय बाद देखने के लिए मिलेगा? यस, कितने समय बाद हमें देखने के लिए मिलेगा? 4 weeks के बाद, यानी कि 27 days हो गया। 28th डे पे हमें वापस से फुल मून देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। Unlike on the earth, there is hardly any atmosphere on the moon. How big is the moon as compared to the earth? तो मून कितना बड़ा होता है अगर हम अर्थ से मून को कंपेयर करें तो? बताओ, क्या मून छोटा होता है या फिर मून बड़ा होता है? इसके बारे में भी बात करेंगे। So the moon is about quarter the size of the earth in a diameter, and the moon surface shows circular bowl-like structure called craters। तो मून के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि मून कितना बड़ा है। हाउ बिग इज द मून? तो मून कितना होता है? मून इज द क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4, है ना। क्वार्टर मीन्स क्या हो जाता है? 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के साइज के 1/4 है अबाउट इट्स डायामीटर। एंड मून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? एक तो स्ट्रक्चर इसका सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इसका सरफेस, इसके सरफेस को हम क्या कहते हैं? सरफेस शो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। आपने एस्ट्रॉइड्स नाम सुना है। एंड देखो, आपने सुना है ना कि लोग बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, एक ऐसा एस्ट्रॉइड आएगा अर्थ की तरफ और वो अर्थ को हिट करके चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, है ना। बहुत पहले से कहानी चलती आ रही है कि इस ईयर में जो है हमारी धरती खत्म हो जाएगी, इस ईयर में हमारी धरती खत्म हो जाएगी, है ना। तो रीजन क्या देती है कि एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होगा, एक बड़ा सा क्या आ रहा होगा? कॉमेट है, आगे हम देखेंगे, या फिर एस्ट्रॉइड से बड़ा सा धमाकेदार एस्ट्रॉइड आएगा और अर्थ को ऐसे टक्कर देके चला जाएगा और अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। डोंट नो कितनी बातें इसमें से सच है और कितनी बातें इसमें से झूठ है। और रॉक्स फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस सिंस देयर इज नो। अब देखो, मून को रियल में अगर हमको देखना है, हम तो गए नहीं है, लेकिन पिक्चर में तो हम मून को देख सकते हैं। तो दूर से दिखने में ये कुछ ऐसा हमको दिखता है। मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। सन की लाइट की वजह से ही मून हमें चमचमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, एंड अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने बहुत तेजी से इस पे, जब हमारे पास एक ना, बिल्कुल आपने ये चीज देखी होगी कि कहीं एक बढ़िया सा प्लास्टर हो रहा है, रोड बन रही है ना, सीमेंट वगैरह उस पे ऐसे डले हुए, ठीक है, बिल्कुल सीमेंट का हमने रोड बनाया, कच्चा रोड। अब एक पत्थर लो, फेंक दो,
पत्थर हट जाएगा पर वो उसके निशान उधर रह जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही निशान आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि किसी ने जोर जोर से मारा होगा इस पे, और इस पे इस तरीके से गड्ढे बन गए होंगे। तो मून जो है वो रियलिटी में कुछ हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, मून जो है वो रियलिटी में हमको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, वाटर ऑन लाइफ ऑन द मून, दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये सारे के सारे फीचर्स अभी फिलहाल तो मून पे नहीं है। ऑल्दो द मून इज वेरी फार, ह्यूमंस हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून। आपने भी देखा है कि मून पे बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए उनकी जानकारी के लिए कि क्या क्या चीज मून पे प्रेजेंट है, क्या मून पे सर्वाइवल पॉसिबल है या फिर नहीं है ना। India has also launched 3 Chandrayaan mission to study the moon and further mission to begin plan. तो ऑलरेडी 3 हमारे चंद्रयान मिशन हो चुके हैं मून पे जाने के, एंड और भी प्लान किए जा सकते हैं टू नो फर्दर अबाउट दी मून। ठीक है, to improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon, Chandrayaan 1. तो चंद्रयान 1 के बारे में बात करेंगे। कब हुआ था हमारा चंद्रयान 1 इन 2008 में। सो चंद्रयान 1 was launched in 2008 and the second mission चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, है ना। एंड द थर्ड मिशन चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हुआ था 2023 में। तो आपको सारे ईयर्स पता होने चाहिए थे कि कब कब इंडिया ने चंद्रयान भेजा है। ठीक है, चंद्रयान इज अ सैटेलाइट, है ना। और and its Vikram lander carrying the Pragyan, ठीक है, covered successfully soft landed on the moon on 23rd August 2023। अगर आप न्यूज देखते हैं, है ना, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, क्योंकि जब ये चंद्रयान भेजा गया था ना, भले आपको 2008-2019 का नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर आपको 2023 का तो पता होगा। आज से 2 साल पहले की ही बात है ना। तो इतने न्यूज फ्लैश हुए थे इस वक्त, ठीक है, जब ये चीजें भेजी गई थी कि कौन सा लैंडर है, तो विक्रम लैंडर है, ठीक है, कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। ठीक है, हार्श लैंड नहीं हुआ था, सॉफ्ट लैंड हुआ था मून पे 23rd August 2023। विद द मिशन इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव द लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। ठीक है, जहां पे कोई नहीं गया है साउथ पोल पे, वहां पे हमारा इंडिया गया है, वहां पे हमारा सैटेलाइट गया है। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, जो भी हमने सैटेलाइट भेजा है उसकी। ठीक है, एंड बाकी सारी चीजों की उन्होंने फोटोज वगैरह भी क्लिक की थी। आपने अगर न्यूज देखा होगा तो वहां पे फोटोज वगैरह भी वो लोग फ्लैश करके दिखा रहे थे कि क्या क्या फोटोज वहां से कैप्चर की गई हैं। To mark this success, the government of India declared 23rd August to be celebrated as National Space Day. 23rd August को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? So 23rd August को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारा चंद्रयान ने क्या किया था, सॉफ्ट लैंड किया था मून पे। In India, the 4th mission Chandrayaan 4 is begun planned with aim to bring back soil and rock sample from the moon. And अब जो अब हमारा आगे आने वाले टाइम में, है ना, आगे आने वाले टाइम में जब चंद्रयान 4 भेजा जाएगा तो वहां से अब चीजें, अभी तो हमने सिर्फ रिसर्च की है ना, अभी तो हमने सिर्फ वहां पे जाके देखा कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी जगह है, कैसा दिखता है हमारा मून, है ना। अब क्या बात कही जा रही है कि वहां से रॉक्स के सैंपल, सॉइल के सैंपल लाए जाएंगे अर्थ पे और फिर उनकी टेस्टिंग होगी। ओके, तो ये हमारा चंद्रयान 4 में हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। नाउ विल टॉक अबाउट दी एस्ट्रॉइड्स। अभी बताया था एस्ट्रॉइड्स क्या है, कैसे होते हैं। द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप एंड देयर आर मेनी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर शेप। तो हमारा जो अर्थ है, सन है, मून है, बाकी के जो प्लैनेट्स है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी आसमान में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो इरेगुलर शेप की है, बट वो वहां पे प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट्स के साथ। ठीक है, which are rocky and irregular in shape and these are called asteroids। तो इन्हीं को, उन्हीं पत्थर को जिनका irregular shape है ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। Many of these asteroids revolve around the sun in a path
that lies between those of the Mars and the Jupiter. तो ये सारे के सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व होते रहते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, एंड कहाँ पे लाई करते हैं, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर. दिस रीजन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स बेल्ट. अभी ऊपर हमने लास्ट क्लास में देखा था ना एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में, बहुत सारे जहाँ पे पत्थर ही पत्थर आपको नजर आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है. ओकेजनली एस्ट्रॉइड पासेस वेरी क्लोज टू द अर्थ, कभी कभी हो जाता है ना, ओकेजनली जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे अर्थ के बिल्कुल पास आ जाते हैं और इसी वजह से हमें खतरा महसूस होता है, क्योंकि अगर वो हमारे अर्थ को हिट करेगा तो डेफिनेटली वो हमको हार्म करेगा, राइट. नाउ द साइज ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर फ्रॉम 10 मीटर टू 500 किलोमीटर. एस्ट्रॉइड का साइज 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है. सोच रहे हो 500 किलोमीटर कितना दूर होता है. हाँ, यहां से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओगे, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट कॉमेट्स. तो समटाइम वी हैव विजिटर फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम. दीज ऑब्जेक्ट विद लॉन्ग टेल आर कॉल्ड कॉमेट्स. तो लॉन्ग टेल क्या होते हैं, लॉन्ग टेल नहीं, कॉमेट्स क्या होते हैं. तो कॉमेट्स क्या है, एक टाइप के विजिटर्स है जो बाहर से आते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के रीजन में रहते हैं, एंड दे हैव अ लॉन्ग टेल. उनकी एक लंबी सी पूंछ टाइप की होती है, उनको हम बोलते हैं कॉमेट. दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, गैसियस रॉक्स एंड आइस. ये इन सारी चीजों से मिलके बनते हैं. As comet approaches close to the sun, the frozen material in start evaporating. ठीक है, तो क्योंकि अगर ये आइस वगैरह से मिलके बने, गैसेस वगैरह से मिलके बने, तो सन की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, ये जो आइस है ये तो सन की प्रेजेंस में वेपर बन जाएगा, है ना. सन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये वेपराइजेशन करना शुरू कर देगा. This evaporating materials from the tail of the comet अपीयर, देखो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एक इसकी पूंछ सी आपको नजर आएगी. Comet appear dim as they move away from the sun, as then it is not possible to see with the naked eyes. Comet को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, कॉमेट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. Many comets have been found that revolve around the sun. These comet approaches close to the sun periodically. And ये जो comets होते हैं ये सन के बड़े क्लोज होते हैं, है ना. However, there are a very few comet that escape and move out of the solar system. जबकि कुछ ऐसे बहुत कम ऐसे कॉमेट होते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम छोड़ के भी चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं यहां से. Few other comets get broken up or fall into the sun or the other planets when they approaches them. कुछ कॉमेट्स ऐसे टकरा के किसी दूसरी चीज से वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड हो सकता है कि अर्थ पे भी गिरे हो. आपने उल्का पिंड के बारे में भी सुना होगा, अभी पता नहीं इस चैप्टर में है कि नहीं है. तो आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत पहले भी कुछ हमारे अर्थ पे गिरा था, है ना. लोग एलियंस वगैरह के भी बारे में बात करते हैं कि जब ऐसा बिल्कुल धमाकेदार होता है तो अर्थ पे कुछ ना कुछ गिरता है तो लोग सोचते हैं कि एलियंस आ गए, है ना. ये मुझे बताना कमेंट में कि आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हो, क्या एलियंस सच में है, हाँ, या उनके आने के चांसेस हैं हमारे अर्थ पे, या हम उनकी दुनिया में जाएंगे. हाँ, so one famous comet is the Halley comet which approaches every 76 year. Its last appearance was in 1986. तो 1986 के बाद आप 76 ईयर जोड़ लो, है ना, कौन से ईयर में आएगा ये. We have learned about the object which form the solar system. Which are these objects? जैसे कि sun, 8 planet, their moons and many smaller objects including asteroids, comet together form a solar system. तो सोलर सिस्टम का अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो व्हाट यू हैव टू राइट, द सन, 8 प्लैनेट, और उन 8 प्लैनेट पे जितने भी मून्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे स्काईज में, जैसे कि एस्ट्रॉइड है, कॉमेट है, इन सब को मिला के बनता है हमारा सोलर सिस्टम. ओके, द सन, our star, is the largest and the heaviest object in the solar system. The sun produces almost all energies in the solar system. All other objects in our solar system shine due to the sunlight. They all reflected from their surfaces.
तो सन जो है, सन इज अ नेचुरल सैटेलाइट, नॉट नेचुरल सैटेलाइट, सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली, है ना। सन जो है वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये मून के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बाकी अदर प्लैनेट्स को भी ये लाइट प्रोड्यूस करके देता है, राइट। नाउ इन संस्कृत एंड इन फ्यू इंडियन लैंग्वेजेस अ कॉमेट इज कॉल्ड धूमकेतु। ये तो देखो आपने सुना होगा, मैंने ये धूमकेतु कहाँ पे सुना, कार्टून वगैरह में, है ना। तो आपने इस धूमकेतु के बारे में सुना होगा, है ना। क्या है ये, बेसिकली दिस इज कॉमेट। वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड इट पुचाई तारो, स्टार्स विद अ टेल और जेंदाई तारो, ठीक है। पुचाई तारो एंड जेंदाई तारो भी इसको कहा जाता है। कुछ ट्राइब्स जो लोग हैं वो कहते हैं इसको। In many cultures, comet have been feared, and it was earlier believed that comets bring bad luck. पहले के टाइम पे ये बहुत माना जाता था, ये सोचा जाता था कि जो comets होते हैं ना, ये क्या करते हैं, bad luck लेकर आते हैं। However, thanks to scientists, we know that these are just a icy rocky visitors making a trip close to the sun. ठीक है, ये कोई बैड लक नहीं है, ये आइस से भरा, गैसेस से भरा एक, हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सन के पास जाता है तो पिघल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ब्रोकन डाउन होने की वजह से इसके कुछ जो पार्ट्स है वो कहीं कहीं प्लैनेट्स पे गिर जाते हैं। तो हमको लगता है कि क्या है, ये बैड लक है हमारे लिए, बट दिस इज नॉट अ बैड लक, नॉट गुड लक, ठीक है। व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम? अच्छा, बियॉन्ड द अर्थ हमने देख लिया, अर्थ के बियॉन्ड क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या चीज है, हमारी गैलेक्सी है, हमारा यूनिवर्स है ना। क्या है, हमारी गैलेक्सी है, हमारा यूनिवर्स है, द मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम बात करने वाले, देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है यहां से, देखो इस पिक्चर को, ये पिक्चर देखो, दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी सीन फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन। इतना सुंदर ब्यूटीफुल लग रही है। चलो इसके बारे में जरा जानते हैं हम। So in the moonless night sky viewed from the dark locations away from city lights, one can see an extended faint band of light from near north to south across the sky. This is our home galaxy, है ना। ये हमारी गैलेक्सी है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना। जैसे कि पता है, अगर हम बहुत डीप में चले जाएं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जैसे हम अपनी गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं, वैसे बहुत सारी लाखों गैलेक्सीज होती होंगी, है ना। जैसे हमारा अर्थ है, वैसे कहीं ना कहीं और भी, जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उनकी भी अपनी एक दुनिया होती होगी, वहां पे भी ये सारी चीजें होती होंगी, क्योंकि वो भी तो वहां पे रहते हैं, उनको भी तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, आई थिंक सांस लेने के लिए भी सारी चीज चाहिए, है ना। जो जैसा टीवी में जो फैसिनेटिंग चीजें दिखाते हैं वैसा ही, है ना, कुछ उनके पास भी होता होगा। तो ऐसा मान के चलते कि उनकी भी अपनी गैलेक्सी होती होगी। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, है ना। लेकिन हमें किस गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना है, हमें अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गैलेक्सी के नाम से ना आपको एक ही चीज याद आती है, कौन सी, सैमसंग गैलेक्सी, है ना, बट वो नहीं है भाई। यहाँ पे हमें किस गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है। पेपर में बिल्कुल नहीं लिख कर आ जाना, अगर कोई गैलेक्सी आपसे पूछ ले तो हमें तो मैडम यही गैलेक्सी पता है, हमें तो एक ही गैलेक्सी पता है, सैमसंग गैलेक्सी। नहीं, वहां पे नहीं रहा जाता है। हमें कहाँ पे है, हम, हमारा ब्रह्मांड क्या है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। सो दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। और अक्षागंगा, नहीं सॉरी, इट्स नॉट अक्षागंगा, इट्स आकाश गंगा, है ना। तो पहले के लोग मिल्की वे गैलेक्सी नहीं बोला करते थे, पहले के लोग आकाश गंगा बोला करते थे। तो अगर पेपर में कभी आकाश गंगा के नाम से भी आ जाए ना क्वेश्चन, तो समझ जाना कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में ही बात हो रही है। सो अ गैलेक्सी हैज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, जैसे यहाँ पे चमक रहे हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। बाकी ये तो इतना बड़ा है हमारी गैलेक्सी, ठीक है। नाउ गैलेक्सी के बाद सारे गैलेक्सीज को जोड़ दो। व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी? अब मिल्की वे गैलेक्सी के बाद क्या, हमारा पूरा यूनिवर्स, ठीक है। सो देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन आउटर स्पेस बियॉन्ड अ मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना, मिल्की वे गैलेक्सीज के अलावा, जो अभी मैंने आपको बताया।
साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। और जो साइंटिस्ट है वो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। We do not know yet if life exists elsewhere in the universe, and the search for life has been directed mostly towards the exoplanets, the planet discovered revolving around other stars in our galaxy। तो जिस तरीके से देखो, जिस तरीके से हमारी गैलेक्सी में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम है, ऐसे ही दूसरी गैलेक्सीज में उनके भी सोलर सिस्टम होंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना। वहां पे कहीं ना कहीं दुनिया बसती होगी जैसे यहाँ पे बसती है। तो ये चीजें ना जितना हम इसके अंदर जाते जाएंगे, इनकी परते पे परते खुलती जाएंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई हम सोचेंगे क्या चल रहा है इधर, ये सब जादू है ना, बट ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमको नॉलेज नहीं है। ठीक है। The planet discovered revolving around other stars in our galaxy. Till now, scientists have not found any evidence of life, but this search is on and continue. अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ साइंटिस्ट वगैरह नहीं ढूंढ पाए हैं, बट अभी भी उस पर सर्च जारी है। So is there life anywhere else in the universe? तो अभी उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी क्या कहीं पे लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं। और इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर, हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर होता है समाप्त। अब बच जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर करते ही हमारा सिलेबस हो जाएगा क्लास 6 का एकदम कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, वहां पे बाकी की बातें होंगी। तब तक के लिए आपको एक बार इस खूबसूरत से चैप्टर को वापस से रीड करना है, एंड अगर कोई डाउट रह जाता है सो आपको पूछ लेना है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ओके, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।